स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि पिछले 2-3 दिनों से लगातार आप एक डिबेट के बारे में सुन रहे होंगे कि आखिरकार हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री कौन हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता ही दूं कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू जी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहां पर आप देखोगे तो कंगना रनावत जी के द्वारा कुछ बोला गया है, इसी को लेकर हमें थोड़ा समझने की जरूरत है। थोड़ा सा इतिहास में आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। यहां पर कई बार यह चीज मेंशन किया जाता है कि सुभाष चंद्र बोस भी हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। तो ये एग्जैक्टली आता कहां से है, इसका बैकग्राउंड क्या है, वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल से इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारे फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप 2025 में एग्जाम देंगे तो ये वाला बैच ले लीजिए, या फिर अगर आप 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो जीएस फाउंडेशन का लॉन्ग टर्म बैच है वो ले सकते हैं। दोनों में ही आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है, जैसे प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ मिलता है, और इसके अलावा पर्सनल मेंटर भी आपको दिया जाता है। बस आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करके आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा कोई भी कोर्स अगर आप स्टडी IQ पर लेते हैं। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, कंगना रनावत जी, आपको पता ही है, लोकसभा का चुनाव लड़ी हैं, बीजेपी ने टिकट दिया हिमाचल प्रदेश के मंडी से। तो यहां पर क्या हुआ कि वो एक इंटरव्यू दे रही थी टाइम्स नाउ को। एक इंटरव्यू देते समय यहां पर उन्होंने ये वाक्य कह दिया कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस जी थे। और इसको लेकर ये जो पूरा क्लिप था उनका, वो काफी ज्यादा वायरल हुआ। सोशल मीडिया से लेकर कई लोग मजाक उड़ा रहे थे, जो लोग सपोर्ट करते हैं वो उनको सपोर्ट कर रहे थे। तो जब यहां पर ये सब कुछ वायरल हो गया, उसके बाद कंगना रनावत का एक और बार ट्वीट आता है। देखिए उसके अंदर उन्होंने क्या कहा है, ऑल दोज हु आर गिविंग मी ज्ञान ऑन फर्स्ट PM ऑफ भारत डू रीड दिस स्क्रीनशॉट। तो उन्होंने NDTV का एक स्क्रीनशॉट लगाया था, एंड हियर इज सम जनरल नॉलेज फॉर द बिगनर्स। तो इसको थोड़ा चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार नेताजी ने ऐसा क्या किया था, क्या उन्होंने किसी प्रकार की गवर्नमेंट बनाई थी। जी हां, मैं आपको बता दूं, 1943 में सिंगापुर के अंदर 21 अक्टूबर को सुभाष चंद्र बोस ने प्रोक्लेम किया था द फॉर्मेशन ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ आजाद हिंद। आजाद हिंद मतलब फ्री इंडिया। तो ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट था आजाद हिंद का, वो उन्होंने फॉर्म किया था, अनाउंस किया था 1943 में। और मैं आपको बता दूं, उनका एक बहुत ही जो एक बड़ा स्पीच आप कह सकते हैं ना, जो याद किया जाता है इतिहास में, तो वो सिंगापुर के अंदर जो कैथे थिएटर है उसके अंदर आप देख सकते हो, इस तरह का पिक्चर आपको देखने को मिलता है। वहां पर उन्होंने स्पीच दिया था, और देखिए उन्होंने क्या कहा था, इन द नेम ऑफ गॉड, in the name of bygone generations who have welded the Indian people into one nation, and in the name of dead heroes who have bequeathed to us a tradition of heroism and self-sacrifice। तो इसलिए उन्होंने ये कहा कि मैं चाहता हूं, हम सब चाहते हैं कि जितने भी भारतीय लोग हैं वो हमारे बैनर के नीचे आएं और भारत को आजाद कराने में मदद करें। ऐसा उन्होंने जो स्पीच है वो 1943 में दिया था, और यहीं से जो गवर्नमेंट था, गवर्नमेंट ऑफ आजाद हिंद, उसका फॉर्मेशन हो जाता है। यहां पर जो इस गवर्नमेंट के हेड थे वो बेसिकली सुभाष चंद्र बोस जी ही थे, और उनके पास जो पोर्टफोलियो था, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप कोई सरकार बना रहे हो तो आपके अंडर कई सारे मिनिस्टर्स होंगे, अलग अलग पोर्टफोलियोज होंगे, जैसे कि उनके अंडर में फॉरेन अफेयर्स और वॉर का पोर्टफोलियो था। फिर इसके अलावा जो फाइनेंस का इंचार्ज है वो दिया गया था AC चटर्जी को। फिर इसके अलावा यहां पर जो पब्लिसिटी और प्रोपेगेंडा का पूरा जो काम है, मिनिस्ट्री है, वो दिया गया था SA अय्यर को। और इसके अलावा जो लक्ष्मी स्वामीनाथन है, उनको वुमेन्स अफेयर की जो मिनिस्ट्री है वो सौंपी गई थी। इसके साथ साथ कई सारे जो ऑफिसर्स थे आजाद हिंद फौज के, उनको भी कैबिनेट पोस्ट यहां पर दिया गया था। अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये जो सरकार बनाई गई थी, ये एक्सटेंड कहां तक एक्सटेंड करती थी। देखो यहां पर कोई आपको ऐसा लैंड देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन स्टिल जो सिंगापुर से लेकर जो मलया वाला पूरा एरिया है, मलेशिया वाला ये पूरा एरिया आप देख रहे हो, और फिर ऊपर म्यांमार तक। तो पहले क्या था कि ब्रिटिशर्स का रूल हुआ करता था, फिर यहां पर जापानीज आ गए और उन्होंने ब्रिटिशर्स को यहां से खदेड़ दिया।
फिर ब्रिटिशर जो हैं वो आपका नॉर्थ ईस्ट तक ही सीमित रह गए थे, जो मणिपुर और जो पूरा इलाका है। तो यहाँ से लेकर सिंगापुर से लेकर म्यांमार तक का जो पूरा इलाका है, वहाँ पर जितने लोग रहते हैं, देखो मैं टेरिटरी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि भारत की टेरिटरी तो यही है आपका, भारत का ये मेनलैंड हो गया। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, तो ये भारत का इलाका हो गया। लेकिन यहाँ पर जो लोग रहते थे म्यांमार, मलया और सिंगापुर के अंदर, वहां पर जितने भी भारतीय थे उनको एक तरह से इस गवर्नमेंट के अंदर शामिल, मतलब कि वो इसी गवर्नमेंट का पार्ट थे। फिर इसके अलावा यहां पर सुभाष चंद्र बोस ने यह भी बोला था कि म्यांमार के बाद फर्दर जब जापानीज आर्मी अटैक करेगी, मतलब नॉर्थ ईस्ट में, मणिपुर में आपको पता ही है जापानीज आर्मी पहुंच गई थी, तो जैसे जैसे कैप्चर होता जाएगा एरिया, वो आजाद हिंद के गवर्नमेंट के अंडर में आ जाएगा, ऐसा सुभाष चंद्र बोस जी ने बोला था। अब इसके अलावा आई एम श्योर कि आप सभी ने सुना होगा कि यहां पर अंडमान निकोबार आइलैंड का भी जिक्र आता है, तो उसका यहां से क्या रिलेशन है। देखो क्या होता है ना कि जब भी आप कोई सरकार बनाते हो तो आप उसको लेजिटिमेट बनाने की कोशिश करते हैं, आप उसको लेजिटिमेसी देना चाहते हैं कि दुनिया उसको रिकॉग्नाइज करे। जो आप सरकार बना रहे हो जिस एरिया का, अगर आपके पास उसका लैंड नहीं है तो जाहिर सी बात है ना, वो सरकार तो बस बोलने के लिए है। तो यहां पर आपको समझना है कि सुभाष चंद्र बोस जी चाहते थे कि इसको लेजिटिमेसी दिया जाए, और इसीलिए यहां पर अंडमान निकोबार का जो पूरा रिलेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। और यहां पर क्या था कि जो जापानीज फोर्सेस थी, उन्होंने ये जो एरिया है अंडमान और निकोबार का, वो एक्चुअली सौंप दिया था सुभाष चंद्र बोस का जो आजाद हिंद सरकार है उनको, और ये एक तरह से उनके अंडर में आ गया था, सुभाष चंद्र बोस के जो सरकार है उसके अंडर में आ गया था। लेकिन यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज आपको समझने की जरूरत है, ये है कि अभी भी जापानीज आर्मी वहां पर थी। मतलब कि देखने से ऐसे लगता है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके हिसाब से आप कह सकते हैं कि आप सुभाष चंद्र बोस के अंडर में आ गई थी, लेकिन एक्चुअल में जो मिलिट्री का प्रेजेंस है वो अभी भी उस समय 1943 के आसपास जो जापानीज आर्मी है उनका बना हुआ था। लेकिन ओवरऑल आप कह सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी इस एरिया को अपने अंडर में लेकर इसको लेजिटिमेसी देना चाह रहे थे, इस पूरे सरकार को लेकर। फिर इसके अलावा यहां पर उन्होंने कई नागरिकों को, जो भारतीय नागरिक रहते थे साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, उनको सिटीजनशिप भी सौंपी थी। अकेले बताया जाता है कि मलया के अंदर, वो जो पूरा एरिया है मलेशिया वाला, वहां पर 30,000 जो भारतीय थे आए हुए थे, उनको सिटीजनशिप प्रोवाइड किया गया था। अब क्वेश्चन यह है कि सुभाष चंद्र बोस जी का ये जो पूरा सरकार था, आजाद हिंद सरकार थी, क्या इसको किसी दूसरे देशों ने रिकॉग्नाइज किया था? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जाहिर सी बात है उस समय वर्ल्ड वॉर 2 का दौरान चल रहा था, तो जो एक्सेस पावर्स हैं और उनके जो एलाइज हैं, जैसे जर्मनी, जापान, इटली, फिर इसके अलावा क्रोएशिया, चाइना, थाईलैंड, बर्मा, मंचूरिया, फिलीपींस, इन सभी ने इस सरकार को रिकॉग्नाइज किया था। और फाइनली जैसे ही ये सरकार बनी थी, आजाद हिंद गवर्नमेंट, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था वॉर ऑन ब्रिटेन एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन ये है कि जो भी सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था, जो आजाद हिंद सरकार बनाई थी, क्या इससे हम कह सकते हैं कि वो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे? तो देखो यहां पर कुछ चीजें आपको समझने की जरूरत है। कई बार ऐसा मोड़ आया है, कई बार ऐसी चीजें देखी गई हैं दुनिया के अंदर, जब यहां पर प्रोविजनल गवर्नमेंट का गठन किया गया है। गवर्नमेंट इन एग्जाइल आपने अक्सर सुना होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा तिब्बत को लेकर। एक्चुअली अगर आप देखिए तो ये जो तिब्बत का पूरा इलाका है, इसको चाइना ने कैप्चर कर रखा है। तो यहां पर भारत में हिमाचल प्रदेश के अंदर एक सरकार चलती है जिसको कहा जाता है सेंट्रल तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में, आपको पता ही है दलाई लामा भी वहां पर रहते हैं। तो उनका एक तरह से यह कहना है कि जो तिब्बत है उसको आज़ादी मिलनी चाहिए चाइना से, और इसीलिए हमारा जो सरकार है, जो तिब्बत का सरकार है, वो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से चलता है। और मैं आपको बता दूं, ये जो सरकार है ना धर्मशाला के अंदर, उनका खुद के प्राइम मिनिस्टर भी हैं तिब्बत के, उनका खुद का पार्लियामेंट भी है जो कि वहां से चला करता है, जो कि चाइना हमेशा इसको क्रिटिसाइज करता रहता है। लेकिन मैं आपको बेसिकली यहां पर यह बताना चाह रहा हूं कि इस तरह के कई बार ऐसे मौके आते हैं, कई बार मोड़ आते हैं, जब यहां पर प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाया जाता है, इसको लेजिटिमेट बनाने की कोशिश की जाती है। उसी प्रकार से 1943 का जो प्रोविजनल गवर्नमेंट था सुभाष चंद्र बोस जी का, ये एक तरह से आप कह सकते हैं सिंबॉलिक एक्ट था, और कहीं ना कहीं कुछ पॉलिटिकल कंसिडरेशंस को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। और साथ ही साथ सुभाष चंद्र बोस जी ने प्रोक्लेम किया था, ये जो आजाद हिंद गवर्नमेंट है उनको एक तरह से लेजिटिमेसी मिल सके, इसलिए ये सारी चीजें करने की कोशिश की गई थी। लेकिन यहां पर आपको अल्टीमेटली ये समझना है कि
किसी भी सीरियसनेस में आप ये नहीं कह सकते कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनली जब देश आजाद होता है तभी बनती है, और इसका दो मेन कारण है, मैं आपको रीजन भी बताता हूं। पहला कारण यह है कि जो गवर्नमेंट बनाई गई थी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा, वो आपका वाइडली एक्सेप्टेड नहीं था, क्योंकि जब आप कोई भी सरकार बनाते हो ना, तो जब तक दुनिया में उसको वाइडली एक्सेप्ट नहीं किया जाता, जैसे कि फॉर एग्जांपल आज के डेट में ताइवान आप देख लीजिए। ताइवान अपने आप में एक इंडिपेंडेंट देश तो है, वो आइलैंड जो है अपने आप में इंडिपेंडेंट है, लेकिन क्या पूरे दुनिया में उसको कितने देश रिकॉग्नाइज करते हैं? हार्डली मेरे ख्याल से 12-13 के आसपास ही देश रिकॉग्नाइज करते हैं, और बाकी भी जो जितने हैं वो धीरे धीरे चाइना की तरफ आते जा रहे हैं, तो उतनी लेजिटिमेसी नहीं है। फिर यहां पर अब आप समझिए कि जो आजाद हिंद सरकार थी, उनको कुछ देशों ने रिकॉग्नाइज किया था, जो एक्सेस पावर्स थी उन्होंने रिकॉग्नाइज किया था, लेकिन उनका खुद का वो मोटिव था, क्योंकि वो ब्रिटेन के खिलाफ लड़ रहे थे, अमेरिका के खिलाफ लड़ रहे थे। और जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, आप देखिए उन्होंने अपना जितना भी सपोर्ट था उसको खत्म कर दिया, हटा दिया। तो इसे क्या दिखाता है कि यहां पर दुनिया में इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया गया था। फिर दूसरा कारण यह भी है कि देखिए यहां पर जो इंडियन टेरिटरी का होल्ड होना चाहिए ना, कंट्रोल होना चाहिए, वो आजाद हिंद गवर्नमेंट के पास नहीं था। हाँ, छोटा सा इलाका जो अंडमान आप कह सकते हैं वो था, लेकिन अगेन वहां पर भी मैंने आपको क्या बोला, जो जापानीज ऑक्यूपेशन था वो अभी भी बरकरार था उस समय। मतलब कि जो जापान की मिलिट्री थी वो अभी भी अंडमान निकोबार आइलैंड पर मौजूद थी। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि यहां पर जो पहले प्रधानमंत्री हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो नेहरू जी कहलाते हैं। खैर, जो भी फैक्ट्स था वो मैंने आपको बता दिया। आपका क्या सोचना है इसको लेकर, आप मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइए। सभ्य तरीके से हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो पेशवा ने, देखो क्योंकि हम ब्रिटिशर्स की बात कर रहे हैं उस समय आज़ादी के पहले, जो पेशवा थे उन्होंने सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट किया था, लेकिन ये कौन से ट्रीटी के तहत किया गया था? जो ब्रिटिश की जो सब्सिडरी अलायंस थी उसको एक्सेप्ट कर लिया था, कौन से ट्रीटीज के तहत? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।